हेलो एवरीवन, क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं और 3 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 4। और आज के जो अध्याय 4 है इसका टाइटल है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो अध्याय 4 जब शुरू होता है तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि वेदों की बात की गई है कि टोटल कितने वेद होते हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और जो ऋग्वेद है इन सब वेदों से पुराना है और इसमें 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और जिन्हें सूक्त कहा गया। ठीक है, सूक्त कहा गया और सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। और जो ये विभिन्न देवी देवताएं थे इनमें जो 3 थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण देवता थे। वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। और जो इंद्र थे वो इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता थे और इंद्र देवता युद्ध के देवता थे। अब बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी। तो ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है इसकी भाषा थी प्राकृत संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत। संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो संस्कृत भाषा है कौन से परिवार की है, तो वह है भारोपीय की। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ऋग्वेद का उच्चारण व श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है था। तो जो ऋग्वेद है ना उसको या तो सिर्फ उच्चारण किया जाता है मतलब बोलकर सुनाया जाता है या सुना जाता है, इसे पढ़ा नहीं जाता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ठीक है, मतलब बातचीत के रूप में है कुछ सूक्त। विश्वामित्र नामक ऋषि व देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास व सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो इसमें पहले भी पीछे बताया था कि 1000 से ज़्यादा सूक्त हैं। और सूक्त क्या है, प्रार्थनाएं। ठीक है, सूक्त का मतलब है अच्छे से बोला गया। और यहाँ पर बताया गया है कि एक कुछ सूक्त वार्तालाप बातचीत के रूप में है और यहाँ पर एक सूक्त का अंश के बारे में बताया गया है। जो बुर्ज वृक्ष की छाल थी उस पर लिखी ऋग्वेद की एक पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ठीक है, तो एक पांडुलिपि कहाँ पाई गई, कश्मीर में। किस पर लिखी हुई थी, बुर्ज वृक्ष की छाल पर। यहीं से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो युद्ध में जीते हुए धन, तो अब यहाँ तक सिर्फ ऋग्वेद की बात थी। यहाँ आगे बात बताई जा रही है यज्ञ के लिए, युद्ध के लिए, पुरोहित के वगैरह, इन सब के बारे में बताया जाएगा आगे। युद्ध में जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे था, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, कुछ धन यज्ञ के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो यहाँ पर बात हो रही है युद्ध की, धन की, पुरोहितों की। तो जो युद्ध होते थे ना इस समय पर, और जो धन जीता जाता था युद्ध में, उसका कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे और कुछ पुरोहितों को दे दिया जाता था। और जो शेष बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो कुछ धन यज्ञ के लिए, हवन के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। सरदार कुशल व ब्राह्मण बहादुर योद्धा को चुना जाता था। तो हमने यहाँ ऊपर बात की कि सरदार जीते हुए धन का कुछ भाग रखता था। तो अब यहाँ पर ये बताया गया कि सरदार कौन होता है। जो सरदार होता है ना, जो कुशल और बहादुर योद्धा होता है ना, जो सबसे कुशल और सबसे बहादुर होता है, उस योद्धा को चुना जाता है। जिन लोगों ने प्रार्थना की रचनाएं की वे खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दासु या दस्य, जो यज्ञ नहीं करते थे, बोलते थे। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की और ये सभी देवी देवताओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात की जा रही है कि प्रार्थनाओं के बारे में, भगवान के बारे में, कि जिन लोगों ने प्रार्थना की रचना की थी ना, उन्होंने खुद को तो आर्य कहा। और जो नहीं मानते थे इन सब चीज़ों को या विरोधी थे इस चीज़ को, उसको दस्यु कहा गया। और दस्यु वो होता था जो यज्ञ या पूजा हवन नहीं करते थे। और इस समय ना दासों का भी प्रचलन था। और दास क्या होते थे, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, मतलब गुलाम। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि महापाषाण की कब्रें। तो यहाँ जैसा कि टाइटल से स्पष्ट है कि बताया गया है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें।
वो सब हमें ऋग्वेद से पता चला जो पहले था। अब बात की जा रही है कब्रों के बारे में। तो महापाषाण जो कब्रें थी जो 3000 साल पहले शुरू हुई, यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत व कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, कब्रों की कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो जब यहाँ हम कब्रों के बारे में बात करें तो पहले इन्होंने बताया कि 3000 साल पहले शुरू हुई, और फिर उन्होंने जगह बताई दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर यहाँ पर चली थी। इसके अलावा यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो इस तरह से हैं कि जहाँ पर कब्र थी उसके ऊपर पत्थर मिलता था, या तो अकेला खड़ा हुआ मिलता था या पत्थर सजाए हुए मिलते थे, गोलाकार होते थे जो। ठीक है, मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, और जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो लाल और काली मिट्टी के बर्तन होते थे। वह लोहे के औजार व हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान, पत्थर या सोने के गहने, ठीक है, ये सब मिलता था कब्रों के साथ, वो दफनाते थे। ठीक है, एक कब्र के साथ सोने के 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। महापाषाण में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। तो हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा अब इस चैप्टर में? पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, फिर ऋग्वेद के बारे में हम जो महापाषाण की कब्रें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और एक कब्र का तो ऐसा जिक्र मिला है जहाँ पर 33 सोने के मनके के साथ साथ शंख पाए गए हैं। और महापाषाण में ऐसा भी मिला है कि एक से अधिक कंकाल मिले हैं एक ही जगह पर। शायद ऐसा हो सकता है कि वो एक ही परिवार के थे, या ठीक है साथ में दफनाए जाते हो, ऐसा रहा होगा। अब बात करते हैं इनाम गांव की। इनाम गांव ना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में भी पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जो कि इनाम गांव से था। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इनाम गांव यह है भीमा का की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। तो इनाम गांव कहाँ है? भीमा की एक सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। ठीक है, तो क्या बात की गई है इनाम गांव के बारे में कि यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है, और 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ रहे, और जो वयस्क होते थे उन्हें गड्ढों में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था, और जो सिर होता था वो उत्तर की तरफ होता था। ठीक है, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते हैं। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गाँव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। तो जब हम इनाम गाँव के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक तो हमें वयस्क की जो कब्र है उसके बारे में पता चला। उसके अलावा एक कब्र ऐसी मिली जो मतलब कि 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया था एक बड़े से मिट्टी के संदूक में, और वह घर गांव में सबसे बड़ा घर था। इसके अलावा वहाँ पर एक अनाज का गोदाम भी मिला है, और जो शव थे उसके पैर मुड़े हुए थे। अब बात कर रहे हैं हम चरक संहिता की। चरक संहिता किसने लिखी? तो चरक संहिता एक चिकित्सा शास्त्र पर लिखी गई किताब है जो कि चरक ने लिखी, और इसके अंदर चरक ने कहा कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। हालांकि आज के समय पर माना जाता है कि 206 हड्डियां होती हैं, पर चरक ने 360 हड्डियां बताई। पर उन्होंने दांत, हड्डियों के जोड़ और जो कार्टिलेज के जोड़ हैं उनको भी जोड़कर ये संख्या बताई है। इनाम गांव में खाने के बहुत सारे सामान के साक्ष्य मिले। जो खाना था वो मिला था गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, और इसके अलावा जानवरों की हड्डियाँ भी मिली, कटी हुई भी मिली हैं और वैसी भी मिली हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो उस समय काट कर भी खाते होंगे इन जानवरों को। बेर, आंवला, जामुन, खजूर, रसबरियाँ, ये सब मिली, ये फ्रूट। इसके अलावा गाय, बैल, बकरी, भैंस, भेड़, कुत्ता, गधा, सूअर, सांभर, नेवला, चिड़िया आदि ये जानवरों के साक्ष्य भी मिले हैं।
अब जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में ना लास्ट में अन्यत्र नाम से एक टॉपिक दिया जाता है। अन्यत्र में ना किसी भी देश का या कुछ जनरल नॉलेज वाले ये टॉपिक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ था चीन के बारे में। जो चीन में होता है ना, हड्डियों पर ना, अगर जो हमें कुछ जानना होता था, जैसे कि पुत्र कब होंगे, युद्ध कब जीतेंगे, ये सब, तो ना हड्डियों पर लिख कर आग में जलाया जाता था। और फिर वो ना उनमें ना दरार आ जाती थी और वो चटक जाती थी। और इसी तरीके से जो चीन में ना भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। तो चैप्टर 4 बस यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।